Hey students, welcome back in my class. So today is the second class of Siddhisthana of Charak Samhita. So in continuation of our last topic, we were studying on the Deepan Pachan. So in continuation of the Deepan Pachan, what's next to Deepan Pachan? That is Snehapan. So when we talk about the Snehapan, actually what happened कि हम आभ्यंतर स्नेहपान की बात करते हैं। तो आभ्यंतर स्नेहपान जब आपने दीपन पाचन कराया, कब तक कराया? जब तक उस व्यक्ति में स्नेह सिद्धि सम्यक दृढ़ लक्षण नहीं मिले। उसके बाद आपको जो है स्नेहपान का प्रयोग करना है। तो स्नेहपान में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आभ्यंतर स्नेहपान में, दैट इज सिलेक्शन ऑफ ए ड्रग। तो मतलब जो आप स्नेह का प्रयोग कर रहे हैं, दैट मे बी द पंचगुलु ग्रंथ, दैट मे बी द ब्राह्मी ग्रंथ, दैट मे बी द इंदुकांत ग्रंथ, देयर आर द सो मेनी ग्रंथ, है ना। तो डिपेंडिंग ऑन द सेलेक्ट, हाउ यू विल सेलेक्ट डिपेंडिंग ऑन द डिसीज, you will select depending on the condition of patients. Suppose if someone is suffering from the skin disease, has the psoriasis or the so many type of kushta, in that case your drug of choice will be the Panchatik Gulu Granth. In suppose if there is someone is suffering from the Mansik Vikara, or there will be the depressions, or there will be Vishad, in that case you can choose the Brahmi Granth. You can choose the Panchagavyam Granth in case of the Unmad, Apasmad. If there is a simple Stolya case, then you simply use the Murshit Dela. So depending on the condition of the patient and the disease, you will select the sneh. Then next come how to give the sneh. तो स्नेहपान का जो एक्चुअल टाइम है, ड्यूरेशन है, तो उसमें बोला गया है क्लासिक्स में सूर्य रश्मि रक्तम, मतलब जब सूरज की रेड वाली रेज निकल रही हो। रेड वाली रेज मतलब 5:30-6 बजे के टाइम, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो हम जो स्नेहपान का सेवन कर रहे हैं, हम स्नेहपान का सेवन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो स्नेहपान पच जाए, हम उसको पचाने के लिए सेवन नहीं करते हैं। हम स्नेहपान का सेवन इसलिए करते हैं ताकि वो स्नेहपान दोषों को उत्क्लेश करे। तो इन केस ऑफ समन औषधि के केस में अगर स्नेहपान का प्रयोग करना है, तब आपको उस टाइम करना है जब आपकी भूख लगने का टाइम हो, जब आप उसे पचाना है, हमारा उद्देश्य। लेकिन जब शोधन के लिए स्नेहपान का प्रयोग करना है, तो हमें स्नेह को पचाना नहीं है, हमें दोषों को उत्क्लेशित करना है। तो 6:30 बजे के टाइम, 5 बजे के टाइम, अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर गर्मियों के टाइम में कोई व्यक्ति 5 बजे उठ जाता है और उसको आप स्नेहपान, अभ्यंतर स्नेहपान 8 बजे करा रहे हो, तो क्या होगा? उसकी जाठरानी तब तक प्रदीप्त हो चुकी होगी और वह स्नेहपान जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। तो फिर जो हम जिस काम के लिए हम शोधन कर रहे हैं, वो हमारा जो मेन मोटिव है, जो हमारा मेन जो रिजल्ट हम देखना चाहते हैं, वो रिजल्ट हमें नहीं मिल पाएगा। तो टाइमिंग्स इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप शोधन के केस में स्नेहपान का प्रयोग कर रहे हो तब किस टाइम यूज़ करना है, अगर आप समन के केस में स्नेहपान का प्रयोग कर रहे हो तब आपको किस टाइम यूज़ करना है। देन आया क्वांटिटी, डोज। तो जो एक्चुअल क्वांटिटी जो पहली बार कल्याणक सैन में ये जो क्वालिटी बताई, हशी मात्रा, दिस इज नोन एज हशी मात्रा। हशी मात्रा में बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट डे आप पेशेंट को 30 ml देंगे, देन 60, नेक्स्ट डे 60 ml देंगे, नेक्स्ट डे 90 ml देंगे, फिर 120 ml देंगे। ऐसे आप कब तक देते जाते हैं? जब तक आपको स्नेह सिद्धि के लक्षण नहीं मिल जाते हैं। अब कोई पूछेगा स्नेह सिद्धि के लक्षण क्या है? तो जो स्नेह सिद्धि के लक्षण है वो आपने चरक संहिता पूर्वार्ध में 13 चैप्टर स्नेह कल्पना अध्याय में पढ़ा होगा। बात अनुलोम्यम दीप्ता अग्नि वर्चिस स्निग्धम आसहतम, वर्चिस स्निग्धम आसहतम, मार्दमम स्निग्धम च अंगानाम सम्यक स्निग्धम उपजायत। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। हम बोलते हैं ना श्लोक याद करने के क्या फ़ायदे हैं, तो श्लोक याद करने के ये फ़ायदे हैं कि जब आप पेशेंट के पास जाएंगे इस देखने के लिए कि उसमें सम्यक स्नेहन हुआ या नहीं हुआ, तो आपको वो चार्ट पेपर लेने की ज़रूरत नहीं है जिसमें ये सारे श्लोक के पॉइंट्स लिखे हुए हैं और आपको टिक करना है। सिंपली आपने मन के अंदर अपना श्लोक रिवाइज किया और 1 by 1 आप देखते जा रहे हैं। बाद अनुलोम है, पेशेंट को बोल रहे हैं फ्लैटस पास हुआ कि नहीं, भूख लग रही है कि नहीं, मोशन कैसा पास हो रहा है, उसके बाद मोशन टाइट तो नहीं है, रफ तो नहीं है, बंधा हुआ तो नहीं है, लूज है कि नहीं, उसके बाद बॉडी देखनी है, मार्दवम बॉडी के अंग मार्दवम सॉफ्ट है कि नहीं, स्किन सॉफ्ट हुई कि नहीं। तो वो जो श्लोक के जो फीचर्स हैं वो श्लोक आपने रिकॉल किया और सारे फीचर्स देख लिए कि पेशेंट में सम्यक स्नेहन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसा कि हम पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, कोष्ठ 3 प्रकार के होते हैं, मृदु कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ। तो जो मृदु कोष्ठ के व्यक्ति होते हैं उनमें 3 से 4 दिन के अंदर ही सम्यक स्नेह सिद्धि लक्षण मिल जाते हैं। जो मध्यम कोष्ठ के व्यक्ति होते हैं हो सकता है उनमें 5-6 दिन में 5-6 दिन में मिले, लेकिन जो क्रूर कोष्ठ के व्यक्ति हैं उस केस में क्या हो सकता है कि 6-7 हो सकता है 7 दिन में भी ना मिले। तो जो जैसा कि मैंने बताया सिद्धि स्थान का
मतलब ही यही है कि आपको एक्सपर्टनेस परफेक्शन प्राप्त करनी है पंचकर्म के प्रोसीजर्स में। तो अगर पहला जो श्लोक इसमें दिया है सिद्धिस्थान कल्पना सिद्धि अध्याय में, कि अगर किसी व्यक्ति के 7 दिन के बाद भी सम्यक स्नेह सिद्धि के लक्षण नहीं मिलते हैं तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए। तो इस केस में हमें 8 डे स्नेहन पान कंटिन्यू नहीं करना है, आपको एक दिन का गैप देना है और दोबारा से फर्स्ट डे से हसी मात्रा की तरह 30 ml से स्टार्ट करना है। इनकेस ऑफ 30 यू कैन स्टार्ट से 60, बट आपको डोज का जो आरोहण क्रम था जो पहले से स्टार्ट किया था वही क्रम आपको 9th डे से फिर से स्टार्ट करना है एक दिन का गैप देके। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर आप 7 दिन के बाद भी स्नेहपान का सेवन करेंगे तो वो स्नेहपान जो है पेशेंट के लिए साथ में हो जाएगा। साथ में मतलब सुटेबल हो जाएगा, वो मेडिसिन की तरह काम ही नहीं करेगा, वो सिंपल आहार की तरह काम करना शुरू कर देगा। तो आपको उसमें एक दिन का गैप देना है। तो एक दिन का गैप देने के बाद फिर से प्रोसीजर स्टार्ट करना है और फिर से जो अपनी सम्यक स्नेह सिद्धि के लक्षण जो आपको देखने हैं जिस दिन वो मिलेंगे उस दिन आपको स्टॉप कर देना है। उसके बाद आया आपको बाह्य स्नेहन। तो बाह्य स्नेहन मतलब फुल बॉडी मसाज। तो फुल बॉडी मसाज के लिए भी आप कौन सा तेल यूज़ कर रहे हैं, दैट आल्सो डिपेंड ऑन द डिसीज़। तो अगर किसी को सपोज विचर्चिका है तो उस केस में आप किसी और तरह का तेल यूज़ करेंगे। किसी को ईचिंग ज़्यादा है तो आप कोई और तरह का तेल यूज़ करेंगे। अगर सपोज़ किसी को ये क्या कहते हैं स्यूत्र का केस है तो आप सोमराजी तेल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई वातज बीमारी है तो आप छीवला तेल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो डिपेंडिंग ऑन डिसीज़ आपको जो है कौन सा तेल लेना है दैट वेरीज। ओके फाइन। तो आपने 3 दिन तक इन केस ऑफ वमन है या ब्रेचन है तो 3 दिन या 1 दिन का जो भी विश्राम काल है आपने फुल बॉडी मसाज दिया और फुल बॉडी मसाज देने के बाद आपने फुल बॉडी स्टीम दी। तो ये जो रेफरेंस जो बेसिकली आपने 4 दिन 5 दिन आभ्यंतर स्नेहपान किया, फिर 3 दिन आपने विश्राम काल फुल बॉडी स्टीम और फुल बॉडी ऑलिएशन फॉलोड बाय द फुल बॉडी स्टीम दिया। तो ये तो एक 2 तरीके के प्रोसीजर हैं साउथ इंडिया में देखे जाते हैं। तो पहले 5 दिन आपने आभ्यंतर स्नेहपान किया, फिर आपने 3 दिन या 1 दिन जो है फुल बॉडी स्टीम और फुल बॉडी ऑलिएशन फॉलोड बाय द फुल बॉडी स्टीम दी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मतलब कहीं कहीं क्या प्रैक्टिस में है कि आप फर्स्ट डे से जिस दिन आप आभ्यंतर स्नेहपान दे रहे हैं उसी दिन से आपने फुल बॉडी ऑलिएशन एंड फुल बॉडी स्टीम का प्रोसीजर कंटिन्यू करना है। ये कहीं कहीं देखा जाता है, लेकिन क्लासिकली जो आपको पंचकर्मा फॉलो करना है उसमें पहले आपको सर्व स्नेह सिद्धि के लक्षण होने तक आभ्यंतर स्नेहपान करना है, फिर विश्राम काल में ही आपको फुल बॉडी ऑलिएशन फॉलोड बाय फुल बॉडी स्टीम देनी है। तो फुल बॉडी स्टीम से क्या ऑलिएशन से क्या फ़ायदा होते हैं जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके अलावा सिद्धि स्थान में ये दूसरा श्लोक दिया हुआ है उस 7वें के बाद वाला, उसमें दिया हुआ है कि इससे क्या होता है वात नष्ट हो जाते हैं और जो मल होता है मलमहंती, तो जो अंग है उनसे जो मल का ये उत्कृष्ट दोस्त हैं वो नष्ट होने लगे हैं। बात के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, अंगों को सॉफ्ट कर देता है। तो इसके अलावा आप फॉलोड बाय स्टीम, तो स्टीम देने से क्या होगा फुल बॉडी आपने ऑलिएशन दिया, ऑलिएशन देने के बाद स्टीम दी। तो आप कंसेप्ट समझिए, पहले आप आभ्यंतर स्नेहपान दे रहे थे तो आभ्यंतर स्नेहपान से दोषों को उत्क्लेश करना है ना कि दोषों को समन करना है। दिस इज द पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर ऑल द स्टूडेंट्स। हम लोगों को लगता है कि दोषों को समन करने के लिए हम शोधन स्नेहन का प्रयोग कर रहे हैं, दोषों के समन के लिए हम शोधन स्नेहन का प्रयोग नहीं करते। हम शोधन स्नेहन का प्रयोग दोषों के उत्क्लेशन के लिए करते हैं। जब आप एज ए सामक औषधि के रूप में स्नेहन का प्रयोग करते हैं तब दोषों का तब उसकी टाइमिंग्स डिफरेंस है। क्या टाइमिंग्स है? जब आपको भूख ना लगी हो तब आपको शोधन के लिए स्नेहन का प्रयोग करना है, जब आपको भूख लगी हो आपको स्नेहन को पचाना है तब आपको सामक औषधि के रूप में स्नेहन का प्रयोग करना है। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उससे क्या होगा दोषों का उत्क्लेशन होगा, दोष जो है जिस भी स्रोतस के अंदर है वो अपने अमाउंट में बढ़ेंगे। फिर आपने किया, फिर आपने फुल बॉडी मसाज की, इससे जो आपके जो स्रोतस हैं वो मृदु हो जाएंगे और फिर आपने उसको फुल बॉडी स्टीम दी। तो फुल बॉडी स्टीम होने की वजह से जो दोष उत्क्लिष्ट अवस्था में मतलब मल के रूप में है वो जो अपने स्थान से जो मल जो है वो कैसे हो जाएंगे, वो लूज़ हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, आपने बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद सॉफ्ट कर दिया, सॉफ्ट करने के बाद ढीला कर दिया। उसके बाद आप फॉलो अप करेंगे मेन पंचकर्म प्रोसीजर, आइदर इट में बी वमन और इट में बी विरेचन। तो आप जब वमन औषधि का प्रयोग करेंगे तो स्रोतस में जो मल मतलब उत्क्लिष्ट दोष बढ़ चुके हैं, ढीले हो चुके हैं और अपना मार्ग तो छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो आप वमन औषधि का प्रयोग करके उनको ऊर्ध्व मार्ग से या विरेचन औषधि का प्रयोग करके उनको अधो मार्ग से आप अपनी बॉडी से, पेशेंट की बॉडी से बाहर निकाल देंगे। तो दिस इज़ व्हाट कि बेसिकली स्टार्टिंग में पंचकर्म
कैसे होता है। तो मैंने सिर्फ अभी इतना ही पढ़ाया है कि दीपन पाचन और स्नेहपान का और बाह्य और आभ्यंतर स्नेहपान का और सार्वदेहिक स्वेदन का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। कल हम पढ़ेंगे विश्राम काल के बारे में। ओके, थैंक यू।